हेलो स्टूडेंट, दिस इज नेहा एंड मैं आपके सामने आज अगेन लेकर आई हूँ क्लास 12 साइकोलॉजी। अब हम कर पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 2, जिसमें कि हमने अब तक ट्रेड अप्रोचेस, टाइप अप्रोचेस पढ़ ली थी। मैंने आपको कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आऊँगी मनोगतिक उपागम मतलब सेगमेंट फ्रॉयड की थ्योरी। अब सबसे पहले ये थ्योरी डिस्कस करने से पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप प्लीज़ अपने पेन एंड पेपर हाथ में रखिए और जो भी मैं आपको समझा रही हूँ उसको नोटिस कीजिए और अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाइए, क्योंकि ये जो थ्योरी है ये इतनी इम्पॉर्टेंट थ्योरी है कि आगे कंपटीशन लेवल में भी, एंट्रेंस एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं सिगमंड फ्रॉयड कौन थे। सिगमंड फ्रॉयड वन ऑफ द मोस्ट मतलब कहते हैं ना बेस्ट साइकोलॉजिस्ट थे, मतलब इनको हम फादर ऑफ साइकोलॉजी कहते थे। दरअसल बेसिकली क्या थे, ये एक डॉक्टर थे। तो ये क्या करते थे, ये हिप्नोसिस मतलब हिप्नोटाइज करते थे। हिप्नोटाइज के थ्रू ये अपने जो पेशेंट थे उनको हिप्नोटाइज करते थे एंड जो पेशेंट थे उनको अपने मन की बात बताते थे। मतलब कि एक अनकॉन्शियस लेवल सा, अनकॉन्शियस हम अभी आगे पढ़ेंगे, मतलब एक अनकॉन्शियस लेवल सा एक सपना बताते थे उनको या अपनी कोई भी मन की बात बताते थे। तो सेगमेंट फ्रॉयड ने क्या करा, सेगमेंट फ्रॉयड ने भाई देखा कि जो ये टेक्निक है इससे अगर वो पेशेंट को ऊपर ये टेक्निक अपना रहे हैं कि उनको हिप्नोटाइज कर रहे हैं और वो अपनी समस्याओं के बारे में बात करके अच्छा महसूस कर रहे हैं, तो सिगमंड फ्रॉयड ने इस थ्योरी का नाम दे दिया बेसिकली इसको फ्री एसोसिएशन तकनीक। मतलब कि इस थ्योरी का इन्होंने नाम दिया है मुक्त साहचर्य। इस थ्योरी का नाम इस सॉरी थ्योरी नहीं कह सकते हम इसको, इस प्रोसेस का नाम उन्होंने मुक्त साहचर्य करके नेम दे दिया कि भाई एक पेशेंट है, उनको आप हिप्नोटाइज कर रहे हैं, वो अपने मन की बात बता रहे हैं, उनको बहुत ही अच्छा फील हो रहा है, तो इस टेक्निक को इन्होंने फ्री एसोसिएशन मतलब कि मुक्त साहचर्य करके इन्होंने नेम दे दिया। अब क्या होता है कि बेसिकली एक डिजायर है, पेशेंट का एक डिजायर है जो ड्रीम में आते हैं, लेकिन वो डिजायर क्या है कि वो डिजायर ड्रीम में तो आते हैं मगर पूरे होंगे या नहीं उसका कोई चांस नहीं। अभी आपको भी कोई डिजायर ड्रीम में आ जाए तो वो पूरा होगा या नहीं उसका कोई चांस नहीं है। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने मतलब जितने भी मन में आने वाली आपके कोई विचार होते हैं, आपकी कोई भावना होती है, ठीक है, तो उन सबको एक मुक्त भाव से व्यक्त करने को कहा, जिसको कि उन्होंने क्या नाम दिया, उन्होंने नाम दिया स्वप्न विश्लेषण या फिर त्रुटियों के विश्लेषण, मतलब आप भी कह सकते हैं इस टेक्निक को। तो इंग्लिश में हम इसको ड्रीम एसोसिएशन भी बोलते हैं। तो उन्होंने सिगमंड फ्रॉयड ने क्या करा, सिगमंड फ्रॉयड ने बेसिकली चेतना के तीन स्तर दिए। चेतना के तीन स्तर मतलब कॉन्शियसनेस के 3 लेवल्स बताए। फर्स्ट लेवल जो उन्होंने बताया वो था कॉन्शियस, सेकेंड लेवल उन्होंने बताया प्री कॉन्शियस और थर्ड लेवल उन्होंने बताया अनकॉन्शियस। ये आप देख भी रहे होंगे स्क्रीन पे, 3 लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस उन्होंने बताए। सबसे पहला उन्होंने बताया चेतन मतलब कॉन्शियस, फिर उसके बाद उन्होंने बताया पूर्व चेतना मतलब प्री कॉन्शियस, फिर उसके बाद उन्होंने बताया अचेतन मतलब अनकॉन्शियस। क्या होता है कॉन्शियस, सबसे पहले हम समझेंगे चेतन क्या होता है, चेतन स्तर क्या होता है। चेतन स्तर वो स्तर होता है जिसके बारे में आप अभी अवेयर हो, मतलब कि आपके साथ क्या हो रहा है। अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो आप बोलोगे हाँ मुझे गुस्सा आ रहा है, ये हमारा चेतन स्तर है, मतलब मैं इस चीज से अवेयर हूँ, मैं मुझे बहुत अच्छे से अवेयरनेस है इस चीज से। फिर क्या होता है, फिर आता है प्री कॉन्शियस। प्री कॉन्शियस का मतलब होता है कि माइंड पर डाले गए जोर से आपको जो बात याद आती है उसको प्री कॉन्शियस कहते हैं। मतलब जैसे मैंने अपने माइंड पे बहुत जोर डाला, अब मैं अपने फ्रेंड से बात करी, अच्छा तुझे याद है मैं रेस में फर्स्ट आया था, जब मैं फर्स्ट क्लास में था मैं फर्स्ट आया था, और तुझे याद है कि वो एक मेरी पीटी टीचर थी उसने मुझे आउट कर दिया था। तो वो हमारा प्री कॉन्शियस लेवल होता है। फिर होता है अनकॉन्शियस लेवल। अनकॉन्शियस लेवल में बेसिकली सारी जितनी भी होती है मानसिक क्रियाएं आती है जिनके प्रति लोग जागरूक नहीं होते हैं, मतलब कि
वो डिजायर जो हमारे ड्रीम में आते हैं, मतलब कि जिनसे हम अवेयर नहीं होते हैं, वो डिजायर जिनकी हमें कोई भी अवेयरनेस नहीं होती है, अनकॉन्शियस को हम यही लेवल पे नाम देते हैं। अब क्या होता है कि कई बार इस अनकॉन्शियस लेवल में कई बार इंसान जो है, एक पर्सन जो है, इच्छाएं और व्यवहार भी होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि कॉन्शियसली वो उसको मतलब या तो उसको एकदम उजागर कर देते हैं या फिर उसको मन में दबा लेते हैं। तो ये लेवल मैंने आपको बताया। फिर उसके बाद आता है, उसके बाद हम करेंगे व्यक्तित्व की संरचना, मतलब एड, अहम और प्राहम, मतलब एड, ईगो एंड सुपर ईगो। अब इसमें क्या होता है, जो फ्रॉइड है, फ्रॉइड ने ये 3 लेवल्स हमको बताए कि ये 3 तत्व होते हैं इंसान में, एड, ईगो और सुपर ईगो। अब ईड क्या होता है, ईड हमारा होता है प्लेजर प्रिंसिपल। प्लेजर प्रिंसिपल इन द सेंस मतलब सुखेप्सा सिद्धांत। इसमें क्या होता है कि भाई जो इंसान है वो सुख की तलाश करता है और कष्ट का परिहार करता है। मतलब कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल एक बच्चा है, उसको आइसक्रीम दिखी, उसने एक बच्चे के हाथ से आइसक्रीम छीन ली और खा ली। मतलब उसको कोई फिक्र नहीं है, किसी भी चीज की कोई फिक्र नहीं है कि उसको पनिशमेंट मिलेगी या नहीं मिलेगी, या मुझे किसी से पूछ के खाना चाहिए था या नहीं खाना चाहिए था। उसने क्या करा, सीधा गया, एक बच्चे से आइसक्रीम छीनी और फटाफट से उसे खा लिया। फिर उसके बाद आता है ईगो, जिसे हम कहते हैं वास्तविकता सिद्धांत, रियलिटी प्रिंसिपल। यहाँ पर क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पे इट अचीव करो लेकिन सोशली एक्सेप्टेबल हो। कैसे, आप आइसक्रीम खाओ लेकिन उस तरीके से जो सोशली एक्सेप्टेबल हो, छीन कर नहीं खाओ। आप अपने मदर से पूछ लो, क्या मैं ये आइसक्रीम खा सकती हूँ या खा सकता हूँ, तो ये सोशली एक्सेप्टेबल है, वो काम करो जो सोशली एक्सेप्टेबल हो। फिर उसके बाद आता है सुपर ईगो, मतलब पराहम, हम इसको मोरालिटी प्रिंसिपल भी कहते हैं। यहाँ पे क्या होता है, प्लेजर नीड को पूरा करने के लिए ऐसा करना चाहिए या नहीं। मतलब कि यहाँ पर कोई बालक है, मतलब कोई बच्चा है, उसे आइसक्रीम देखकर उसे खाना चाहता है, तो वह इसके लिए अपनी माँ से पूछता है। तो उसका जो सुपर ईगो है उसको संकेत देता है कि क्या ये मोरालिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग सही है या नहीं है। इस तरह के व्यवहार के माध्यम से जो एक बच्चा है वो आइसक्रीम को प्राप्त तो कर लेता है, लेकिन कोई अपराध या कोई भय उसको नहीं सताती। मतलब इसमें उसको कोई भी मतलब कह लीजिए कि कोई उसमें इसमें इसको कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगा। यहाँ पे क्या है, ईगो और एड, सुपर ईगो में कॉम्प्रोमाइज करता है। मतलब कि जो ईगो है वो एड और सुपर ईगो में कॉम्प्रोमाइज करता है। ईगो कहती है रियल प्रिंसिपल पर चलो, इतना प्लेजर भी नहीं, इतना मॉरलिटी भी नहीं, काम करो पर तरीके से करो। ओके, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हमारा कॉन्सेप्ट आता है कि भाई जो इड है वो 2 तरह से एनालाइज्ड होते हैं। एक तो हमारा लाइफ इंस्टिंक्ट जिसे हम कहते हैं जीवन प्रवृत्ति, एक हमारा डेथ इंस्टिंक्ट जिसे हम कहते हैं मृत्यु प्रवृत्ति। अब ये क्या होती है, जीवन प्रवृत्ति क्या होती है, वो चीज जो हमारे सर्वाइवल के लिए जरूरी है, जैसे एयर, वाटर, फूड। बेसिकली मेन फोकस फ्रॉइड ने सेक्सुअल ड्राइव पे भी किया है। सेक्सुअल ड्राइव इन द सेंस नॉट इन द सेंस ऑफ सेक्स बट इन द सेंस ऑफ रोमांस। अब फ्रॉइड ने दैट इंस्टीट्यूट को भी डिफाइन करा। उनका मानना था कि हम सबको पता है एक दिन हमें मरना है, और जब हमारा टाइम बहुत ही हम चाह रहे होते हैं कि हमें मरना है और वो विश हमारी पूरी नहीं होती है, तो उसके पूरे करने के लिए हम एग्रेसिव होने लगते हैं, लोगों को मारने लगते हैं, उनको हर्ट करने लगते हैं। उसको हम कहते हैं डेथ इंस्टिंक्ट। अब क्या होता है कि जीवन प्रवृत्ति में
साइकिक एनर्जी चाहिए होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, लिबिडो कहते हैं। मतलब मूल प्रवर्तिक जीवन शक्ति जो ईड को ऊर्जा प्रदान करती है उसको हम कहते हैं लिबिडो। अब क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर सुपर ईगो एंड इड मैच ना हो लाइफ में, तो ईगो क्या होती है, एंशियस होने लगती है। तो ईगो क्या करता है, ईगो रक्षा युक्तियां यूज करता है। रक्षा युक्तियां मतलब डिफेंस मैकेनिज्म यूज करता है। अब डिफेंस मैकेनिज्म जब ईगो यूज करता है, तो अब डिफेंस मैकेनिज्म क्या होता है, ठीक है। तो फ्रायड ने बहुत ही डिफरेंट टाइप्स के डिफेंस मैकेनिज्म हमें डिटेल में दिया है, बहुत ही डिफरेंट तरीके के। देखिए, सबसे पहले हमारा जो डिफेंस मैकेनिज्म की हम बात करेंगे वो करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट, रिप्रेशन। अब रिप्रेशन क्या होता है, जैसे आपके साथ कोई ऐसा इवेंट हुआ जिसके बारे में आप एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, या कोई ऐसी चीज जो सोशलेबल एक्सेप्टेबल नहीं है, तो आप उसको अपने अनकॉन्शियस लेवल में दबा देते हैं। मतलब वो आप याद ही नहीं करना चाहते, वो पल याद ही नहीं करना चाहते। ओके, फिर उसके बाद सेकंड डिफेंस मैकेनिज्म क्या आता है, सेकंड डिफेंस मैकेनिज्म आता है प्रोजेक्शन, मतलब प्रक्षेपण। इसमें क्या होता है कि अपनी फीलिंग किसी और पर थोपना। जैसे कि मैंने आपको बोला आई हेट यू, मतलब मैं आपसे हेट करती हूँ, मगर मैं बोलूंगी यू हेट मी, मतलब तुम मुझसे नफरत करते हो। हालांकि मैं बोलूंगी कि यू हेट मी, लेकिन मैं आपसे नफरत कर रही हूँ। उसके बाद आता है डेनियल, मतलब अस्वीकरण डिफेंस मैकेनिज्म। इसमें क्या होता है कि रियलिटी एक्सेप्ट नहीं करना। किसी को, एक पर्सन है वो अपनी रियलिटी एक्सेप्ट नहीं करेगा। मतलब यहाँ पे देखिए एग्जांपल दे रखा है कि आपकी बुक में कि एक पर्सन है, उसे HIV एड्स है, तो वो एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहता कि मुझे HIV एड्स है। या वो बिल्कुल, आप एक और एग्जांपल ले सकते हैं कोरोना का। भाई कोरोना है तो आपने न्यूज में देखा होगा कि बहुत सारे पर्सन वो एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते कि उनको कोरोना है, तो इसे ही हम कहते हैं अस्वीकरण। फिर प्रतिक्रिया निर्माण, मतलब रिएक्शन फॉर्मेशन। अब रिएक्शन फॉर्मेशन क्या होता है बेसिकली, कि मतलब यहाँ पे व्यक्ति अपनी वास्तविक भावनाओं और इच्छाओं को ठीक विपरीत प्रकार का व्यवहार अपना कर अपनी दुश्चिंता से रक्षा करने का प्रयास करता है। मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई पर्सन है, यदि उसने अपनी ऊर्जा को धार्मिक क्रियाकलापों में लगाते हुए ब्रह्मचर्य का पालन करता है, तो ऐसा व्यवहार प्रतिक्रिया निर्माण का उदाहरण होगा। मतलब कि अगर अपनी वो इच्छा से कोई व्यक्ति है अपनी सारी ऊर्जा एक धार्मिक क्रियाकलापों में लगाता है, तो वो क्या अपना लेगा, ब्रह्मचर्य का पालन करने लगेगा। या आपने कई लोगों को सुना होगा जो हनुमान जी के भक्त होते हैं, वो ज्यादातर प्याज लहसुन नहीं खाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, रिएक्शन फॉर्मेशन। या मैं आपको एक और एग्जांपल दे देती हूँ कि कोई ऐसा रिएक्शन फॉर्म करना जो बिल्कुल उस चीज के अपोजिट हो जो आप कर रहे हो। मतलब कोई ऐसा रिएक्शन आप फॉर्म कर रहे हो जो बिल्कुल उस चीज के अपोजिट है। मतलब जहां पे सब रो रहे हैं वहां पे आप एकदम हंस जाते हो, तो ये अपोजिट रिएक्शन फॉर्म हो गया। ओके, उसके बाद आता है युक्तिकरण, मतलब रेशनलाइज्म, मतलब कि अनरीजनेबल रिजल्ट को रीजनेबली प्रोटेट करना। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके एग्जाम्स आ गए, आप कहते हो कि मैं तो पेन लेकर आऊंगा, उसी से एग्जाम दूंगा। फिर आपने एग्जाम दिया, आपके एग्जाम अच्छे नहीं गए, आप फेल हो गए। फिर आपने बोला कि यार मेरा तो पेन ही सही नहीं था, इसलिए तो मैं फेल हो गया, ये पेन की वजह से हुआ है जो भी हुआ है। मतलब आपने उस फेलियर को रेशनलाइज कर दिया पेन में। या फिर एक और एग्जांपल ले लीजिए, एक एम्प्लॉय है, उसके ऑफिस उसका जो बॉस है वो बहुत खड़ूस था,
उसने उसको निकाल दिया ऑफिस से, तो वो कहता अपनी फ्रेंड से, यार मैं तो वैसे ही इस खड़ूस से बात नहीं, मैं तो वैसे ही इस खड़ूस के साथ काम नहीं करना चाहता था। तो आपने क्या करा, अपनी फायरनेस को रेशनलाइज कर दिया अपने डिजायर में, कि मैं तो वैसे ही इसके साथ काम नहीं करना चाहता था, निकाल दिया तो मैं क्या करूं, मैं तो वैसे ही नहीं करना चाहता था। तो इसी को ही हम रेशनलाइज्म या युक्तिकरण डिफेंस मैकेनिज्म कहते हैं। अब बेसिकली क्या है कि हमें अगर देखा जाए, फ्रॉइड ने बताया है कि भाई जो प्रक्षेपण के उपयोग से दुश्चिंता और दबाव कम होता है, बाकी अनेक अध्ययन के परिणाम द्वारा समर्थित नहीं होता। मतलब एक सिर्फ एक प्रोजेक्शन डिफेंस मैकेनिज्म ऐसा है जिससे थोड़ा डिप्रेशन कम होता है, जिससे थोड़ा सा मतलब दबाव कम होता है। अदरवाइज सारे जितने भी डिफेंस मैकेनिज्म हैं उनसे उनके परिणाम अभी इतने अच्छे नहीं हैं। अब उसके बाद आता है साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ पर्सनालिटी, मतलब व्यक्ति विकास की अवस्थाएं। देखिए, फ्रॉइड का मानना था कि जो बच्चे होते हैं ना, बच्चों की डेवलपमेंट ना पहले से ही होने लगती है। ये सब आप बात मानते हैं कि बच्चों की जो डेवलपमेंट है वो बहुत ही स्टार्टिंग से ही शुरू हो जाती है, बच्चों की डेवलपमेंट होना स्टार्ट से होते हैं। इसके लिए उन्होंने 5 स्टेजेस थ्योरी दी, मतलब पंच अवस्था सिद्धांत। क्या होता है ये पंच अवस्था सिद्धांत, 5 स्टेज थ्योरी? तो देखिए बेसिकली क्या है कि पंच अवस्था में क्या होता है कि सबसे पहले 0 to 1 ईयर की स्टेज आती है, मतलब मौखिक अवस्था आती है, 0 to 1 ईयर की स्टेज होती है। जैसे बच्चे का प्लेजर ऑर्गन का नाम होता है माउथ, माउथ ऑर्गन होता है। यहाँ पे क्या है कि बच्चा जो भी प्लेजर उसकी मदर उसको देती है वो माउथ के थ्रू लेता है। मतलब कुछ भी खाना है माउथ के थ्रू, अंगूठा चूसना, काटना, बलबलाना। तो वो क्या है कि जो माउथ प्लेजर होता है, मतलब मौखिक संतुष्टि होता है, उससे ही वो सब चीजें ग्रहण करते हैं। अब उसके बाद क्या होता है कि भाई उसके बाद जो अवस्था आती है वो अवस्था आती है गुदे अवस्था, मतलब इसे हम टॉयलेट ट्रेनिंग स्टेज भी कहते हैं, इंग्लिश में इसे एनल स्टेज कहते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ से ना बच्चे की टॉयलेट ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है, मतलब कि यहाँ पे यूरिनेट और मल त्याग चीजें जो हैं बच्चे को समझ में आने लगती है कि हाँ आपको अच्छा, आपको शूशू आ रहा है, आपको जाना है, आपको वॉशरूम में करना है, आपको बेड पे नहीं करना है। यहाँ पे उनको टॉयलेट ट्रेनिंग दी जाती है। यहाँ पे मदर का उनके साथ बहुत अच्छा कनेक्शन होना चाहिए। बेसिकली मदर के साथ अगर उनका कनेक्शन अच्छा नहीं है तो वो क्या करते हैं, आगे जाके दुनिया को खराब मानने लग जाते हैं कि वर्ल्ड जो है वो बहुत ही ज्यादा खराब है, वर्ल्ड जो है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। वो बहुत ही ज्यादा आगे जाके एनॉयड रहने लगते हैं, मतलब लाइक बहुत उनको अच्छा है, उनको कुछ भी मतलब अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पे गुद्दे अवस्था में मदर का अट्रैक्ट, मदर का कंसंट्रेट होना, मदर के साथ क्लोज होना बच्चे का बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर मान लीजिए कि बच्चा भाई यूरिन कंट्रोल करके रख रहा है, यूरिन नहीं कर रहा है, वो बीमार भी पड़ सकता है, तो एकदम से आपका अटेंशन जाएगा कि हमारा हमारा बच्चा जो है वो यूरिनेट नहीं कर रहा है। तो इससे बच्चा क्या होता है, जब एकदम से सारे टेंशन बच्चे पे चला जाता है तो इससे बच्चा क्या है, स्टॉबर्न भी बन सकता है, मतलब जिद्दी भी बन सकता है। उसके बाद आता है लैंगिक अवस्था। अब लैंगिक अवस्था में क्या होता है कि जो ये बच्चा है ना, ये जेंडर्स को डिफ्रेंशिएट करना सीख जाता है यहाँ पे। मतलब कि यहाँ पे वो ये मानना पसंद कर देता, सॉरी यहाँ पे ये वो जानना शुरू कर देता है कि मैं बॉय हूँ, मेरा जेंडर अलग होता है, वो गर्ल है उसका जेंडर अलग होता है, वो गर्ल है, वो गर्ल है, मैं बॉय हूँ। तो वो क्या है कि पुरुष और महिलाओं के बीच का भेद अनुभव करने लगता है, अगर मैं इसको एक्चुअल लैंग्वेज में बात करूं। दूसरी चीज, इस समय बच्चे अपने मदर फादर की सेक्सुअल नीड्स और सेक्सुअल ड्राइव्स को भी पहचानने लगते हैं। इस अवस्था में बालक ऑडियस कॉम्प्लेक्स का अनुभव करते हैं। ऑडियस कॉम्प्लेक्स क्या कहते हैं, जिसमें मतलब जिसमें इसको एडिपस मनोग्रंथि कहते हैं, जिसमें अपनी माता के प्रति प्रेम और पिता के प्रति आक्रामकता स्निहित होती है। ठीक है, तो इसे हम
ऑडियस कॉम्प्लेक्शन कहते हैं। अब बेसिकली क्या है यहाँ पे एक और चीज मैं जो पॉइंट आपको बताना चाहती हूँ, 1 मिनट में थोड़ा सा रीड कर लेती हूँ। आई होप मैं अगर गलत नहीं हूँ। ओके, हाँ। अब बेसिकली क्या है कि फ्रॉइड का मानना है कि बॉय अपनी मम्मी से ज़्यादा अटैच होते हैं एंड जो डॉटर है वो अपने फादर से ज़्यादा अटैच होती है। तो ये थ्योरी कहाँ से आई है? ये थ्योरी यहाँ से आई है कि भाई एक ना ग्रीक का राजा था, एक एडिपस का एक ग्रीक का राजा था। वहीं से ये थ्योरी निकल कर आई जिसे हम ऑडियस कॉम्प्लेक्स, जिसे हम एडिपस मनोग्रंथ कहते हैं, जिसमें अनजान में एक बच्चे ने अपने पिता की हत्या अपनी माता करके अपनी माता से विवाह कर लिया था। तो इस अवस्था की विकासात्मक उपलब्धि ये है कि बालक अपनी इस मनोग्रंथि का समाधान कर लेता है। ऐसे वे अपनी माता के प्रति पिता के संबंधों को स्वीकार करके उन्हीं की तरह का व्यवहार करता है। मतलब वो क्या करता है कि जब उसने अपने फादर को मार दिया तो वो अभी कहता है कि मैं ही अब फादर बन गया हूँ, और वो ही उसी टाइप का बिहेव करता है। बालिकाओं में एडिपस ग्रंथ थोड़े भिन्न रूप से होते हैं, मतलब कि लड़कियों में अलग होते हैं, जिसे हम इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स कहते हैं। लड़कों में एडिपस मनोग्रंथि होती है और लड़कियों में इलेक्ट्रा मनोग्रंथि। इलेक्ट्रा क्या है कि एक ग्रीक चरित्र थी जिसमें अपने भाई द्वारा अपनी माता की हत्या करवाई। उसने अपने भाई द्वारा अपनी माता की हत्या करवाई। उसमें लड़की ने अपने पिता को प्रेम से देखती थी, प्रेम करती थी और उनको पाने के लिए उनसे विवाह करना चाहती थी। तो जब उसको ये अनुभव होता है कि ये संभव नहीं है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तो उसने क्या करा, अपनी माता का अनुकरण कर उसके व्यवहारों को अपनाती है। मतलब कि अपनी मम्मा को कॉपी कर लिया और अपनी मम्मा की तरह बिहेव करने लगी। ऐसा वह अपने पति के स्नेह प्राप्त करने के लिए, पिता के स्नेह प्राप्त करने के लिए करती है। मतलब उसको उसके फादर से अट्रैक्शन मिले, तो इसलिए वो ऐसा करती है। अब क्या होता है बेसिकली, जो मनोग्रंथि के समाधान में क्रांतिक घटक समान लिंग के माता पिता के साथ तदात्मीकरण स्थापित करना है। दूसरे शब्दों में बालक अपनी माता के प्रति लैंगिक भावना का त्याग कर देते हैं तथा अपने पिता को दुश्मन समझने लगते हैं। उनको लगता है ये हमारे दुश्मन है, और बालिकाएं अपने पिता के प्रति लैंगिक इच्छाओं का क्या त्याग कर देती है और अपनी माता को दुश्मन समझने लग जाती है। तो बॉय के लिए जो कॉम्प्लेक्स है, जो मनोग्रंथि है, वो इडिपस है, और जो लड़कियां हैं उनके लिए इलेक्ट्रा मनोग्रंथि है। अब क्या होता है, अब अवस्था आती है। अब हम पढ़ेंगे कुछ अवस्था के बारे में। अब अवस्था कौन सी आती है? काम प्रस्तुति अवस्था। इस अवस्था में क्या होता है, ये 7 ईयर से स्टार्ट हो जाती है। ये जो अवस्था है ना, जस्ट अ मिनट, ये जो अवस्था है ये 7 ईयर्स की आयु से स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि बालक का जो विकास होता है वो शारीरिक दृष्टि से होता रहता है, किंतु उसकी कामोक्षाएं सापेक्ष रूप से निष्क्रिय होती हैं। इन द सेंस, मतलब कि यहाँ पे सेक्सुअल डिजायर नहीं होती और कॉम्प्लेक्सिटी भी नहीं होती है। उसके बाद आता है जनांगीय अवस्था। इस अवस्था में क्या होता है, बेसिकली सेक्सुअल डिजायर वापस आ जाते हैं। मतलब कि सेक्सुअल डिजायर्स वापस आ जाते हैं। सेक्सुअल डिजायर को कैसे पूरा करना है ये भी अनुभव होता है। इसके कारण विकास की किसी आरंभिक अवस्था पर उसका क्षरण हो सकता है। मतलब कि वापस से सेक्सुअल डिजायर का आने का मतलब है कि भाई कोई ऐसी एक अवस्था रही होगी जो उस अवस्था में बच्चे ने सही से उस अवस्था को पूरा नहीं किया होगा, जिसकी वजह से स्थिरण आ गया। इस स्थिरण का मतलब क्या होता है कि पुराने स्टेजेस पर स्थिरण होना। अगर एक भी स्टेज फेलियर हो गया तो, और बाकी के सारे स्टेज पास कर लिए, तो भी जो बच्चा है उसकी एक स्टेज में फिक्सेशन रहेगा। एक फिक्सेशन और एक रिग्रेशन।
इन दोनों में बहुत ही अंतर है। फिक्सेशन मतलब कि स्थिरण, और रिग्रेशन मतलब कि प्रतिगमन। इन दोनों में बहुत ही फर्क है। क्या फर्क है ये मैं आपको बताती हूँ। जस्ट अ मिनट, सॉरी। हम्म क्या फर्क है इनमें? इनमें ये फर्क है भाई कि फिक्सेशन क्या होता है कि अगर आप पे कोई एक स्टेज है, जैसे मौखिक अवस्था हो गई, लैंगिक अवस्था हो गई, मैंने आपको गुद्दे अवस्था बताई, ठीक है, फिर मैंने आपको काम प्रस्तुति अवस्था भी समझाई। तो उसमें क्या होता है कि अगर एक भी अवस्था में फेलियर हो गए आप और आगे की अवस्था में पास होते जा रहे हो, तो भी वो सेक्सुअल डिजायर वापस आ जाने लगता है, एक्सेसिव स्ट्रेस होता है उसमें। और रिग्रेशन का मतलब होता है, प्रतिगमन का मतलब होता है कि पार तो कर लिया आपने, वो स्टेज पास तो कर लिया, लेकिन पूरे तरीके से नहीं करा। फेल तो नहीं हुए मगर पूरी तरीके से नहीं करा। एडुकेट अमाउंट में आपने वो स्टेज जो है वो नहीं पार किया है प्रॉपरली। तो उसी को ही हम क्या कहते हैं, स्थिरण और प्रतिगमन। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थोड़ा सा हम अगर और डिटेल में पढ़ लेते हैं कि भाई आपकी बुक में क्या दे रखा है कि फिक्सेशन जो है, उदाहरण के लिए एक बच्चा अपने विकास में लैंगिक अवस्था को सफलतापूर्वक नहीं कर, जो ही आपको बताया ना कि जो अभी मैंने आपको बताया था कि अवस्थाएं जो मैंने आपको बताई थी, अगर उनमें से कोई एक नहीं पूरी कर पाता है, वो निष्फल हो जाता है, तो उसके बाद भी समान लिंग के माता पिता के प्रति आक्रामकता का अनुभव अनुभव वो करता रहता है। मतलब सेक्सुअल डिजायर उसकी कहीं ना कहीं वापस आ जाएगी। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि इसको मैं और डिटेल में समझाऊं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, एंड आप हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच। मैं अब आपको मिलूंगी नेक्स्ट थ्योरी के साथ, जिसे हम कहते हैं पश्चाद्वादी उपागम, इंग्लिश में पोस्ट फ्रॉयडियन अप्रोच। थैंक यू सो मच।